नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का सारथी एकेडमी के इस YouTube चैनल पर, सारथी एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे अगस्त 2022 का करंट अफेयर्स और उस अगस्त में भी दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान समसामयिकी। तो दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर्स की जो अगस्त वाली क्लास है, एक क्लास इससे पहले हो चुकी है और अगर आप लोगों ने वह क्लास नहीं देखी है तो वह क्लास आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज हम शुरुआत करना चाहेंगे अगस्त माह के राजस्थान करंट अफेयर्स के दूसरे पार्ट की। तो देखते हैं दोस्तों अगस्त माह में और क्या क्या घटनाएं घटित हो रही थी राजस्थान समसामयिकी में। देख लीजिए दोस्तों, पहली चर्चा ये थी अपने पास में समाई माता क्षेत्र। दोस्तों जो अगस्त माह था उसमें यह समाई माता क्षेत्र जो है वह बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में था। अब प्रश्न उठता है कि यह समाई माता क्षेत्र जो है वह चर्चाओं में क्यों था। लेकिन पहली ही बात आप लोग याद रखना है कि यह समाई माता क्षेत्र जो है वो कहां पर स्थित है, तो खोपड़ी में एकदम से सेट कर देना। जी हाँ दोस्तों, खोपड़ी में सेट करना, खोपड़ी को तेल पिलाना कि यह समाई माता क्षेत्र जो है वह बांसवाड़ा में स्थित है। और चर्चाओं में क्यों था दोस्तों, तो इसे इको टूरिज्म के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। जो दोस्तों बांसवाड़ा में जो समाई माता क्षेत्र है उसे इको टूरिज्म के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और यहां पर इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। पूछा जाएगा हाल ही में जिस समाई माता क्षेत्र को इको टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है वह कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ठोक्याना बांसवाड़ा में स्थित है। और यहां पर क्या किया जा रहा है दोस्तों कार्य, तो यहां पौधारोपण कार्यक्रम में 2 करोड़ रुपए की लागत से, याद रखना दोस्तों कुल लागत कितनी है अपने पास में, तो कुल 2 करोड़ रुपए की लागत से लव कुश वाटिका का विकास किया जा रहा है। जो दोस्तों ये जो समाई माता क्षेत्र है वहां पर पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है क्योंकि इसे एक इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करना है, इसलिए यहां पर कुल 2 करोड़ रुपए की लागत से एक लव कुश वाटिका का विकास किया जा रहा है। यह था दोस्तों अपने पास में समाई माता क्षेत्र जो कि इको टूरिज्म का एक बड़ा केंद्र बनने के कारण बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में था। और यह समाई माता क्षेत्र जो है दोस्तों वह अपने पास में बांसवाड़ा में स्थित है। कहां पर स्थित है यह समाई माता क्षेत्र, तो दोस्तों याद रखना यह समाई माता क्षेत्र जो है वह बांसवाड़ा में स्थित है। कहां पर है दोस्तों, समाई माता क्षेत्र जो है वह बांसवाड़ा में स्थित है। और यह बांसवाड़ा जो है वो किसका हिस्सा है दोस्तों, तो याद रखना वागड़ का हिस्सा है। कहां पर आता है, बांसवाड़ा जो है वो वागड़ क्षेत्र में पड़ता है। और बांसवाड़ा नाम किसके नाम पर पड़ा दोस्तों, बांसवाड़ा नाम तो बासिया भील के नाम पर, किसके नाम पर पड़ा दोस्तों, इस बांसवाड़ा शहर की स्थापना जो है वो बासिया भील नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। और इसी बासिया भील नाम के व्यक्ति पर इस शहर का नाम जो है वह बांसवाड़ा पड़ गया। जबकि दोस्तों ये जो बांसवाड़ा है इसकी राज्य के रूप में स्थापना, जी हां दोस्तों पूछा जाता है बांसवाड़ा राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जगमाल के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों इस बांसवाड़ा राज्य की स्थापना, तो जगमाल के द्वारा इस बांसवाड़ा राज्य की स्थापना की गई थी दोस्तों। इसके अलावा ये जो बांसवाड़ा है इसे मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखना कि बांसवाड़ा जो है इसी को अपने पास में मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके अलावा जो दोस्तों यहां पर बांसवाड़ा है वहां पर बोरकुंडा गांव है। दोस्तों कौन सा गांव है बांसवाड़ा में, तो यहां पर एक गांव है और उस गांव का नाम है बोरकुंडा गांव। यह जो बोरकुंडा गांव है दोस्तों राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव जो है दोस्तों वो यही बोरकुंडा गांव है। पूछा जाता है राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव कौन सा है, तो दोस्तों याद रखना यह बोरकुंडा गांव जो है वह राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव है। यहां पर दोस्तों माही बजाज सागर बांध स्थित है। कहां पर स्थित है, माही बजाज सागर बांध अपने पास में, तो माही बजाज सागर बांध जो है वो दोस्तों वो भी अपने पास में बांसवाड़ा में स्थित है। और यह माही बजाज सागर बांध जो है पूरे राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, पूरे राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और इस माही बजाज सागर बांध की कुल लंबाई जो है वह 3109 मीटर लंबा है। कितना लंबा है दोस्तों यह माही बजाज सागर बांध, तो दोस्तों यह कुल 3109 मीटर लंबा है। यह था दोस्तों अपने पास में बांसवाड़ा जो कि वागड़ में पड़ता है, नाम इसका बासिया भील के नाम पे पड़ा। राज्य की स्थापना जगमाल के द्वारा की गई। बोरकुंडा गांव यहां पर स्थित है जो कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव है। माही बजाज सागर बांध यहां पर स्थित है जो कि 3109 मीटर लंबा है। और सारे के सारे राजस्थान का जो है वह सबसे लंबा बांध है दोस्तों यह माही बजाज सागर बांध जो कि अपने पास में बांसवाड़ा में है। इसके अलावा दोस्तों बांसवाड़ा के बारे में और हम लोग क्या जान सकते हैं,
बांसवाड़ा में ही दोस्तों अपने पास में 3 क्षेत्र है। कौन कौन से वो? एक तो है दोस्तों लीलवानी। कौन सा है दोस्तों? लीलवानी। इसके अलावा है दोस्तों अपने पास में कालाखूंट। लीलवानी, कालाखूंट, और एक क्षेत्र और है दोस्तों अपने पास में, उसका नाम है दोस्तों तलवाड़ा। लीलवानी, कालाखूंट और तलवाड़ा। यहां से किसका उत्पादन होता है? तो ये क्षेत्र जो है वो मैग्नीज के लिए जाने जाता है। किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? लीलवानी, कालाखूंट और तलवाड़ा, यहां से मैग्नीज का उत्पादन होता है। वहीं पर इसी बांसवाड़ा में कुछ क्षेत्र और है अपने पास में। एक तो जो है वो अपने पास में जगपुरा भूकिया। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? एक तो जो है वो अपने पास में जगपुरा भूकिया। इसके अलावा एक क्षेत्र और है, और उस क्षेत्र का नाम है अपने पास में आनंदपुरी भूकिया। कौन सा दोस्तों? एक तो है जगपुरा भूकिया और एक है अपने पास में आनंदपुरी भूकिया, जो कि, और ये जगपुरा भूकिया और आनंदपुरी भूकिया जो अपने पास में क्षेत्र है, यहां से किसका उत्पादन होता है? तो यहां पर स्वर्ण उत्पादन होता है। किसका होता है दोस्तों? सोने के भंडार इसी जगपुरा भूकिया और आनंदपुरी भूकिया में जो है वो दोस्तों पाए जाते हैं। ये थी दोस्तों अपने पास में चर्चा बांसवाड़ा के बारे में, जहां पर समाई माता क्षेत्र है, और इस समाई माता क्षेत्र को इको टूरिज्म के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। दोस्तों आप लोग इस बांसवाड़ा के बारे में जो चर्चाएं की है उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थी दोस्तों चर्चा। अगली खबर क्या थी देखना, प्रदेश का पहला मोटर मार्केट। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, 5 स्टार प्रश्न है, और इसको आप लोग छापना कि प्रदेश का पहला मोटर मार्केट जो है वो कहां पर बना है। तो याद रखना दोस्तों, कोटा में तैयार किया जाए। पूछ लिया जाए आपको कि राजस्थान का प्रदेश का पहला मोटर मार्केट जो है वो कहां पर बनकर तैयार हो गया है, तो दोस्तों खोपड़ी में फिट करना, कोटा में प्रदेश का पहला मोटर मार्केट बनकर तैयार हो गया। इस मोटर मार्केट का क्या लाभ होगा अपने पास में? तो मोटर व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को एक ही पर सारी सुविधा मिलेगी। जो दोस्तों ऐसे लोग हैं जो कि मोटर व्यवसाय करते हैं, गाड़ियों को खरीदने और बेचने का कार्य करते हैं, उन्हें एक ही स्थान पर सारी की सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएगी। जो मोटर मार्केट अपने पास में कोटा में बनाया गया है। पुराने वाहन खरीदने वालों को भी एक ही स्थान पर अनेक विकल्प मिलेंगे। जो दोस्तों ये जो मोटर मार्केट है, वहां पर ऐसे लोग जिन्हें पुराने वाहनों की खरीदारी करनी होती है और जो पुराने वाहन खरीदने के इच्छुक है, उन्हें एक ही स्थान पर अनेक प्रकार के वाहन खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। यह था दोस्तों राजस्थान का पहला मोटर मार्केट। याद रखना दोस्तों, राजस्थान का पहला मोटर मार्केट कहां पर बना है? तो वो जो है वो कोटा में बना है। बात करें दोस्तों अगर हम लोग कोटा के बारे में, तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजस्थान की जो है वह औद्योगिक नगरी जो है वो किसको कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, कोटा जो है इसे राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान का कानपुर, जी हां दोस्तों, राजस्थान का कानपुर किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये भी आप लोग याद रखना, राजस्थान का कानपुर कोटा को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान की शिक्षा नगरी, जी हां दोस्तों, याद रखना शिक्षा नगरी किसको कहा जाता है? तो वो भी दोस्तों जो है वो अपने पास में कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान नालंदा किसको कहा जाता है दोस्तों? वर्तमान नालंदा। तो दोस्तों ये भी याद रखना आप लोग, वर्तमान नालंदा जो है वो भी अपने पास में राजस्थान को, इस कोटा को कहा जाता है। ये थी दोस्तों चर्चा कोटा के बारे में। कोटा का कोटा स्टोन प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है दोस्तों इस कोटा का? तो कोटा का कोटा स्टोन जो है वो अपने पास में प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों कोटा में जो है राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज, जो दोस्तों राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज जो है वो कहां पर स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज जो है वह इस कोटा में स्थित है, और यह हैंगिंग ब्रिज जो है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है दोस्तों? यह हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी पर बना हुआ है, और यह हैंगिंग ब्रिज जो है वो दोस्तों याद रखना 1500 मीटर लंबा है। कितना लंबा है? 1500 मीटर लंबा है, और राजस्थान का सबसे लंबा हैंगिंग ब्रिज यहीं पर है कोटा में, जो कि 1500 मीटर लंबा है, और राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज जो है वो भी अपने पास में कोटा में स्थित है। इस कोटा राज्य की स्थापना जो है वो वर्ष 1631 में की गई थी। किसने की थी? वर्ष 1631 में कोटा राज्य की स्थापना जो माधो सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? याद रखना, कोटा राज्य जो है उसकी स्थापना जो है वर्ष 1631 में, जी हां दोस्तों, वर्ष 1631 में माधो सिंह हाड़ा के द्वारा इस कोटा राज्य की स्थापना जो है वह की गई थी। और इस कोटा पर दोस्तों हाड़ा राजवंश का शासन था। कौन से राजवंश का शासन था दोस्तों? हाड़ा राजवंश जो है उसका अपने पास में इस कोटा पर जो है वो दोस्तों शासन था। ये था दोस्तों अपने पास में कोटा औद्योगिक नगरी कहा जाता है, राजस्थान का कानपुर कहा जाता है, राजस्थान की शिक्षा नगरी कहा जाता है, वर्तमान नालंदा इसी को कहा जाता है। 1631 में माधो सिंह के द्वारा अलग कोटा राज्य की स्थापना की गई थी बूंदी से अलग होकर। राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज जो है इसी कोटा में स्थित है, जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है, और यह हैंगिंग ब्रिज जो है दोस्तों 1500 मीटर लंबा है। कोटा का कोटा स्टोन जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, हाड़ा राजवंश का शासन था, और यह दोस्तों कोटा जो है वो हाड़ौती अंचल में आता है। किसमें आता है दोस्तों? हाड़ौती अंचल में यह कोटा जो है वह
अपने पास में स्थित है। दोस्तों कौन से क्षेत्र में आता है कोटा? तो कोटा जो है वह हाड़ौती अंचल में स्थित है। ये थी दोस्तों कुछ सामान्य जानकारी कोटा के बारे में। और ये कोटा दोस्तों चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? कोटा। तो याद रखना कोटा जो है वह चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। ये थी दोस्तों चर्चा कोटा के बारे में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली खबर क्या थी दोस्तों, देखना। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। जी हां दोस्तों, यह भी कुछ महत्वपूर्ण खबर थी। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया गया। और यह राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कौन से नंबर का था? तो दोस्तों याद रखना यह 37वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा था। और कब से लेकर कब तक मनाया गया? तो दिमाग की खोपड़ी में सेट करना। जी हां दोस्तों, यह जो तारीख है इसको आप लोग अपने दिमाग के अंदर डाल देना कि 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक। कब तक मनाया गया? पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा जो है या फिर 37वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा जो है वह कब से लेकर कब तक मनाया गया? तो याद रखना दोस्तों 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2022 तक यह 37वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा जो है वह मनाया गया। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस क्या होती है दोस्तों? कॉर्नियल ब्लाइंडनेस नेत्रहीनता का प्रमुख कारण। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति नेत्रहीन है या फिर अंधा है तो उसकी नेत्रहीनता का प्रमुख कारण जो होता है वह छापना, नोट्स में लिखना आप लोग कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जो होती है उसके कारण व्यक्ति जो है वो नेत्रहीन होता है। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के इलाज के लिए नेत्रदान आवश्यक है। और दोस्तों इस कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जो है इसके इलाज के लिए नेत्रदान आवश्यक है। दोस्तों कितनी ही परीक्षाओं में पूछा गया है कि जब नेत्रदान किया जाता है तो नेत्रदान के अंतर्गत आंख के कौन से भाग का दान किया जाता है? दोस्तों याद रखना नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। जी हां दोस्तों, जब कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है तब वह वास्तव में अपने कॉर्निया का दान करता है। किसका दान करता है? नेत्रदान के तहत जो है वह कॉर्निया का दान किया जाता है। यह था दोस्तों अपने पास में 37वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों 25 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक 37वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा जो है वह मनाया गया था। और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के कारण नेत्रहीनता होती है और नेत्रहीनता को दूर करने के लिए, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को दूर करने के लिए नेत्रदान आवश्यक होता है। जब कोई व्यक्ति अपना नेत्रदान करता है तब वह वास्तव में अपने कॉर्निया का दान करता है। यह थी दोस्तों चर्चा। अगली खबर देख लीजिए, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के गठन को मंजूरी। जो दोस्तों राजस्थान सरकार है, जो राजस्थान का मंत्रिमंडल है, उसने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जो है उसके गठन को मंजूरी दे दी है। तो कहां पर इसकी स्थापना होगी? जो दोस्तों यह राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण है उसकी स्थायी पीठ की स्थापना होगी जोधपुर में। कहां पर होगी दोस्तों इसकी स्थायी पीठ की स्थापना? तो याद रखना आप लोग की इसकी स्थायी पीठ की स्थापना जोधपुर में होने वाली है। नोट्स में लिख देना दोस्तों कि राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जो है इसकी स्थायी पीठ की स्थापना कहां पर होगी? तो छाप देना दोस्तों, नोट्स में लिख देना जोधपुर में इसकी स्थापना होने वाली है। 24 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी। जो दोस्तों इस राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण है इसकी मंजूरी को 24 अगस्त 2022 को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दे दी गई। और इसकी स्थायी पीठ जो है वो कहां पर स्थापित होने वाली है दोस्तों? तो इसकी स्थायी पीठ जो है वह जोधपुर में स्थापित होगी। बात करें अगर हम लोग जोधपुर के बारे में तो राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जो है उसकी स्थायी पीठ की स्थापना जोधपुर में होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है उसकी स्थायी पीठ कहां पर स्थित है? तो यह भी याद रखना राजस्थान हाई कोर्ट जो है उसकी स्थायी पीठ भी दोस्तों वह अपने पास में जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों ये जो जोधपुर शहर है उसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? इसकी स्थापना वर्ष 1459 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? वर्ष 1459 में इस जोधपुर की स्थापना की गई थी और राव जोधा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? राव जोधा जो है उनके द्वारा इस जोधपुर शहर की स्थापना की थी। और राव जोधा ने करणी माता के आशीर्वाद से इस जोधपुर शहर की स्थापना की थी। जो दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग है दोस्तों? मेहरानगढ़ जो दुर्ग है अपने पास में, मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वह इसी जोधपुर में स्थित है। और यह मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वह एक प्रकार का कागमुखी दुर्ग है। किसका, कौन सा दुर्ग है दोस्तों? यह मेहरानगढ़ दुर्ग। तो यह जो है वह एक कागमुखी दुर्ग है, यह मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि अपने पास में जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों सूर्यनगरी, किसको कहा जाता है दोस्तों? सूर्यनगरी। तो इसी जोधपुर को अपने पास में सूर्यनगरी जो है वो कहा जाता है। याद रखना दोस्तों सूर्यनगरी कहा जाता है अपने पास में
जोधपुर को जो है वह सूर्य नगरी कहा जाता है। हाई कोर्ट की जो है वो स्थायी पीठ यहां पर स्थित है। इसके अलावा उम्मेद भवन पैलेस, याद रखना दोस्तों, पूछा गया था एक परीक्षा में, उम्मेद भवन पैलेस जो है वो कहां पर स्थित है। जो दोस्तों उम्मेद भवन पैलेस जो है वह अपने पास में जोधपुर में स्थित है। और इसी उम्मेद भवन पैलेस को जो है वो छितर पैलेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों इस उम्मेद भवन पैलेस को? तो इसे छितर पैलेस जो है वो भी अपने पास में कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण किससे किया गया? तो छितर के पत्थरों से निर्माण किया गया। किसके द्वारा निर्माण किया गया इसका? तो दोस्तों याद रखना, ये जो छितर पैलेस है या फिर उम्मेद भवन पैलेस है, छितर के पत्थरों से इसका निर्माण किया गया। और अकाल राहत कार्य हेतु किसके तहत किया गया था इसका निर्माण? अकाल राहत कार्यों हेतु इस छितर पैलेस या फिर उम्मेद भवन पैलेस जो है उसका निर्माण किया गया था दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर एक पैलेस और है, उसका नाम है अजीत भवन पैलेस। कौन सा दोस्तों? अजीत भवन पैलेस जो है वो कहां पर स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, अजीत भवन पैलेस जो है वो भी अपने पास में जोधपुर में स्थित है। और देश की पहली हेरिटेज होटल, जो दोस्तों देश की पहली हेरिटेज होटल जो है वो कौन सी है दोस्तों? यह अजीत भवन पैलेस जो है वह देश की पहली हेरिटेज देश की पहली हेरिटेज होटल है दोस्तों यह उम्मेद भवन पैलेस, जो कि अपने पास में जोधपुर में स्थित है। ये थी दोस्तों अपने पास में चर्चा, अजीत भवन पैलेस देश की पहली हेरिटेज होटल है। ये थी दोस्तों चर्चा अपने पास में जोधपुर के बारे में। इसके अलावा दोस्तों जसवंत थड़ा, जी हाँ दोस्तों ये भी आप लोग याद रखना, जसवंत थड़ा जो है वो कहां पर स्थित है? तो ये जसवंत थड़ा जो है वो भी अपने पास में जोधपुर में स्थित है। और इस जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। पूछा जाता है दोस्तों राजस्थान का ताजमहल जो है वह किसको कहा जाता है? तो याद रखना, ये जो जसवंत थड़ा है इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। और ये थी दोस्तों सारी की सारी चर्चा जोधपुर के बारे में, कि जोधपुर का जो सामान्य रूप से हमने जानकारी ली है, हाई कोर्ट की स्थायी पीठ है इस जोधपुर में। इसकी स्थापना 1459 में राव जोधा के द्वारा करणी माता के आशीर्वाद से की गई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग यहां पर स्थित है। और यह मेहरानगढ़ दुर्ग जो है दोस्तों एक प्रकार का कागमुखी दुर्ग है। अजीत भवन पैलेस यहां पर स्थित है। यह अजीत भवन पैलेस देश की पहली हेरिटेज होटल है। इसके अलावा दोस्तों इस जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। उम्मेद भवन पैलेस यहां पर स्थित है। और इसी उम्मेद भवन पैलेस को छितर पैलेस कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण छितर के पत्थरों से करवाया गया था। और अकाल राहत कार्यों हेतु इस उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया गया था। इसी जोधपुर में जसवंत थड़ा स्थित है। और इस जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। यह थी दोस्तों चर्चा जोधपुर के बारे में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली खबर देखना दोस्तों, अगली खबर क्या थी अपने पास में? राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पदक, जो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पदक, क्या खबर थी दोस्तों अपने पास में कि राजस्थान के 2 अधिकारियों को, जो दोस्तों इस वर्ष राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पदक जो है वह राजस्थान के 2 अधिकारियों को दिया गया। कितने अधिकारियों को दिया गया? तो राजस्थान के 2 अधिकारियों को यह राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पदक दिया गया। कौन कौन है दोस्तों वह 2 अधिकारी? तो एक तो है अपने पास में जितेंद्र कुमार सोनी, याद रखना दोस्तों, एक तो है अपने पास में जितेंद्र कुमार सोनी। दोस्तों नोट्स में लिख देना किसको दिया गया राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पदक। तो एक तो दिया गया है अपने पास में जितेंद्र कुमार सोनी जो है, उन्हें राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पदक जो है वो दिया गया है अपने पास में। कौन है यह जितेंद्र कुमार सोनी? तो अलवर के जिला कलेक्टर है यह जितेंद्र कुमार सोनी, जिन्हें राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पदक जो है वो अपने पास में प्रदान किया गया। और क्यों दिया गया जितेंद्र कुमार सोनी को? तो यह भी आप लोग याद रखना दोस्तों, तो आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान हेतु, जो दोस्तों जितेंद्र कुमार सोनी जो है अलवर का जिला कलेक्टर रहते हुए इन्होंने आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा कार्य जो है उनमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए जितेंद्र कुमार सोनी को राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पदक प्रदान किया गया। दूसरे है दोस्तों जगदीश प्रसाद रावत। कौन है दोस्तों? एक तो थे दोस्तों जितेंद्र कुमार सोनी और एक है अपने पास में जगदीश प्रसाद रावत, जिन्हें राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पदक जो है वह प्रदान किया गया। क्यों दिया गया जगदीश प्रसाद रावत को? विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक। तो दोस्तों विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक ये किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों याद रखना आप लोग जगदीश प्रसाद रावत को दिया गया। ये थी दोस्तों चर्चा अपने पास में राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पदक राजस्थान के कितने अधिकारियों को दिया गया? 2 अधिकारियों को दिया गया। दोस्तों दोनों के नाम लिख देना आप। एक तो थे अपने पास में जितेंद्र कुमार सोनी जो कि अलवर के जिला कलेक्टर थे, और एक थे अपने पास में जगदीश प्रसाद रावत। ये थी दोस्तों चर्चा इनके बारे में। बात करें अगर हम लोग दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति जो है बात कर लेते हैं हम दोस्तों किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में हम लोग चर्चा करें तो राष्ट्रपति जो है उसके
पद का उल्लेख किसमें है, तो याद रखना राष्ट्रपति के पद का उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 53 में है। संविधान का जो अनुच्छेद जो है दोस्तों याद रखना, संविधान का जो है अनुच्छेद 53 जो है उसमें राष्ट्रपति के पद का जो है वह उल्लेख किया गया है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति शपथ कौन से अनुच्छेद के तहत लेता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 59 में है। किसमें है दोस्तों, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, जबकि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख जो है वह अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 53 में है, जबकि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 59 में है। वर्तमान में दोस्तों राष्ट्रपति बनी है वो है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। कौन है दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रपति, तो द्रौपदी मुर्मू जो है वह राष्ट्रपति बनी है और देश की पहली आदिवासी महिला। दोस्तों ध्यान रखना, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन सी बनी है, दोस्तों देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है यह द्रौपदी मुर्मू। जबकि देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन सी थी, तो वो भी याद रखना आप लोग दोस्तों, प्रथम देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो थी दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी दोस्तों, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वह देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और यह प्रतिभा पाटिल जो है दोस्तों राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी यह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और आगे चलकर दोस्तों यह देश की राष्ट्रपति भी बनी। यह थी दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में चर्चा। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 53 में है, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 59 में है। द्रौपदी मुर्मू जो है वर्तमान में देश की राष्ट्रपति बनी है और देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है दोस्तों यह द्रौपदी मुर्मू। और देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी दोस्तों अपने पास में प्रतिभा पाटिल। यह था दोस्तों राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पदक राजस्थान के 2 अधिकारियों को दिया गया। किसको, जितेंद्र कुमार सोनी और जगदीश प्रसाद रावत, दोनों को आप लोग याद रखना। यह था दोस्तों, अगली चर्चा देख लीजिए रूपा खेड़ा और तामसेरा। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा अपने पास में महत्वपूर्ण प्रश्न है और वन रक्षक परीक्षा में यहां से अपने पास में पूछा जा चुका है कि रूपा खेड़ा और तामसेरा क्यों चर्चाओं में था। यह रूपा खेड़ा और तामसेरा क्षेत्र तो देखना आप लोग कि बांसवाड़ा के रूपा खेड़ा और तामसेरा ब्लॉक में मैग्नीज अयस्क के भंडार प्राप्त हुए। क्यों चर्चाओं में था दोस्तों, यह रूपा खेड़ा और तामसेरा क्षेत्र तो दोस्तों यहां से मैग्नीज अयस्क के भंडार प्राप्त हुए हैं। पूछा जा सकता है हाल ही में राजस्थान के किस क्षेत्र से मैग्नीज अयस्क के भंडार प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों ठोक के आना आप लोग रूपा खेड़ा और तामसेरा क्षेत्र। और ये रूपा खेड़ा और तामसेरा क्षेत्र कहां पर स्थित है, तो ये भी आप लोग याद रखना दोस्तों, बांसवाड़ा में स्थित है। कहां पर स्थित है, यह रूपा खेड़ा और तामसेरा क्षेत्र तो दोस्तों ठोक के आना आप लोग की यह क्षेत्र जो है वह अपने पास में बांसवाड़ा में स्थित है। रूपाखेड़ा और तामसेरा क्षेत्र जहां से मैग्नीज अयस्क के भंडार प्राप्त हुए हैं। बांसवाड़ा और राजसमंद में भी मैग्नीज के 20 मिलियन टन, कितने दोस्तों, बांसवाड़ा के रूपाखेड़ा और तामसेरा के साथ में ही दोस्तों बांसवाड़ा और राजसमंद जो है वहां पर 20 मिलियन टन मैग्नीज के भंडार खोजे गए। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था हमारे पास में वन रक्षक परीक्षा में कि बांसवाड़ा और राजसमंद में हाल ही में किसके भंडार खोजे गए हैं, तो दोस्तों उसका उत्तर था अपने पास में मैग्नीज। और यहां पर दोस्तों मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है कि बांसवाड़ा और राजसमंद में मैग्नीज के 20 मिलियन टन भंडार खोजे गए हैं। दोस्तों बात करें अगर हम लोग मैग्नीज के बारे में, किसके बारे में, अगर हम लोग मैग्नीज के बारे में अगर चर्चा करें तो मैग्नीज का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो लोहे को कठोर बनाने में। किसमें दोस्तों, लोहे को कठोर बनाने में। लोहे को कठोर बनाने में इस मैग्नीज का प्रयोग जो है वो किया जाता है। और राजस्थान में मैग्नीज के भंडार कहां पर है, तो दोस्तों लीलवानी, कालाखूंट और तलवाड़ा। कहां पर है दोस्तों, लीलवानी में है। इसके अलावा दोस्तों कालाखूंट में है और तलवाड़ा में है। यह जो क्षेत्र है यहां से मैग्नीज अयस्क के भंडार पहले ही मिलते हैं और यहां से मैग्नीज का उत्पादन होता है। लीलवानी, कालाखूंट और तलवाड़ा, यहां से दोस्तों मैग्नीज का उत्पादन होता है। और ये तीनों के तीनों क्षेत्र जो है वो बांसवाड़ा में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, बांसवाड़ा में स्थित है। और वर्तमान में कहां से प्राप्त हुए मैग्नीज अयस्क के भंडार, तो रूपाखेड़ा और तामसेरा से। ठोकना दोस्तों, कहां से प्राप्त हुए हैं, तो रूपाखेड़ा व तामसेरा जो क्षेत्र है वहां से मैग्नीज अयस्क के भंडार प्राप्त हुए हैं। और ये रूपाखेड़ा और तामसेरा क्षेत्र जो है वो भी दोस्तों अपने पास में बांसवाड़ा में है। कहां पर स्थित है ये क्षेत्र, बांसवाड़ा में स्थित है अपने पास में। ये थी दोस्तों अपने पास में चर्चा, ये थी दोस्तों अपने पास में चर्चा रूपाखेड़ा और तामसेरा के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अगली खबर क्या थी दोस्तों, देखना,
मानिनी कौशिक, दोस्तों ये इस पे डालना आप लोग दोस्तों फुल जड़िया, परीक्षा में पूछा जा सकता है। मानिनी कौशिक क्यों चर्चाओं में थी ये मानिनी कौशिक? तो दोस्तों राजस्थान राज्य राइफल चैंपियनशिप, किसमें दोस्तों? राजस्थान राज्य राइफल चैंपियनशिप जो है उसमें 2 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने स्वर्ण पदक जीते थे मानिनी कौशिक ने दोस्तों? जो राजस्थान राइफल चैंपियनशिप प्रतियोगिता थी उसमें मानिनी कौशिक ने जो है वह 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। जयपुर की निवासी है, कहां की रहने वाली है? पूछा जाए कि मानिनी कौशिक का संबंध जो है वो कहां से है, तो ठोक के आना आप लोग कि मानिनी कौशिक जो है इनका संबंध जयपुर से है, जयपुर की रहने वाली है। और ये जो राजस्थान राज्य राइफल चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज में किया गया था। कहां पर किया गया था यह भी लिखना। ये जो राजस्थान राज्य राइफल चैंपियनशिप है इसका आयोजन जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज में किया गया था। यह थी दोस्तों मानिनी कौशिक। पूछा जाए हाल ही में राजस्थान राज्य राइफल चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किए हैं? तो मानिनी कौशिक ने प्राप्त किए हैं। और कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं तो यह भी याद रखना दोस्तों, 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, जो कि जयपुर जिले की रहने वाली है। और ये जो राजस्थान राज्य राइफल चैंपियनशिप है इसका आयोजन जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज में किया गया था। यह थी दोस्तों चर्चा। अगली खबर देखना, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, यह भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर भी आप लोग लिखना, मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा में यहां से पूछा जा सकता है अपने पास में। तो घोषणा वर्ष 2022-23 के बजट में की गई थी। जो दोस्तों वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया गया था हमारे पास में मुख्यमंत्री के द्वारा, उसमें मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना जो है इसके बारे में घोषणा की गई थी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना लागू की जाएगी। क्या है दोस्तों यह मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना? तो देखना, योजना के तहत राजस्थान में 1.35 करोड़ कितने परिवार है दोस्तों? याद रखना, राजस्थान में 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को, चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को 3 वर्ष तक की इंटरनेट कनेक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखना कि 3 वर्ष तक की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिया जाएगा। जो दोस्तों यह मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजनाएं हैं क्यों लाई गई है अपने पास में? ताकि राजस्थान की जो महिलाएं हैं, राजस्थान का जो प्रत्येक परिवार है उसको सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल सके और उसको सरकार की योजनाओं से डिजिटल रूप से जोड़ दिया जाए। इसीलिए दोस्तों राजस्थान में यह मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना लाई गई है। और क्या इसका विशेष प्रावधान है? तो दोस्तों योजना के तहत राजस्थान के जो 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवार है, जो दोस्तों राजस्थान के 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवार है, उनकी महिला मुखियाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, जो दोस्तों 3 वर्ष तक जो स्मार्टफोन दिया जाएगा उसमें इंटरनेट फ्री होगा। 3 वर्ष तक की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिया जाएगा प्रत्येक महिला को। दोस्तों इसके तहत 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन उपलब्ध करवाया जाएगा और 3 वर्ष तक वॉइस कॉल व एसएमएस की सुविधा भी होगी। दोस्तों ये जो फोन दिए जाएंगे उनमें 3 वर्ष तक वॉइस कॉल भी फ्री होगी। इसके अलावा 3 वर्ष तक दोस्तों एसएमएस जो है उसकी सुविधा भी अपने पास में फ्री होने वाली है। यह है दोस्तों राजस्थान में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। क्यों लाई गई है? तो प्रत्येक परिवार को राजस्थान सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए और डिजिटल लाभ प्रदान करने के लिए यह मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना लाई गई है, जिसकी घोषणा वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई थी। याद रखना दोस्तों, कितने वर्ष तक के लिए सारी चीजें मुफ्त दी जाएगी? तो 3 वर्ष तक के लिए दी जाएगी। और कितने परिवारों को लाभ मिलेगा? तो 1.35 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। दोस्तों पुरुषों को यह फोन नहीं दिए जाएंगे, प्रत्येक चिरंजीवी परिवार में महिला मुखिया को, जी हां दोस्तों महिला मुखिया जो है उसी को यह फोन अपने पास में मुफ्त में प्रदान करने वाली है राजस्थान सरकार। यह थी दोस्तों चर्चा। अगली खबर देखना, अगली खबर क्या थी? सामाजिक समरसता अभियान। यह भी दोस्तों थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि सामाजिक समरसता अभियान राजस्थान में किसके द्वारा चलाया गया? तो याद रखना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा चला दिया गया था। पूछ लिया जाए अपने पास में कि राजस्थान में सामाजिक समरसता अभियान जो है वह किसके द्वारा चलाया गया? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को दोस्तों आप लोग ठोक के आना, इसके द्वारा यह अभियान चलाया गया था। और क्यों चलाया गया था अपने पास में? सामाजिक समरसता की स्थापना करने के लिए, जो दोस्तों समाज में भाईचारे की स्थापना करने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए और समाज में जो बढ़ती कटुता है उसको समाप्त करने के लिए यह सामाजिक समरसता अभियान जो है वह अपने पास में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा चलाया गया था। अभी वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो दोस्तों याद करना, नोट्स में लिखना दोस्तों, टीकाराम जूली। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो दोस्तों नोट कर देना, टीकाराम जूली जो है वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। अगली खबर देखना दोस्तों, तनिष्का श्रीवास्तव। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहां से प्रश्न अपने पास में पूछा जा चुका है कि तनिष्का श्रीवास्तव क्यों चर्चाओं में थी? यह तनिष्का श्रीवास्तव तो दुबई में संपन्न 10वें ओलंपियाड कल्चरल एंड परफॉर्मिंग आर्ट, जो दोस्तों दुबई में संपन्न हुआ था 10वां ओलंपियाड कल्चरल एंड परफॉर्मिंग आर्ट
8 उसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किया। जो दोस्तों तनिष्का श्रीवास्तव जो है वह अपने पास में स्वर्ण पदक लेकर आई है। पूछा जाए कि हाल ही में 10वें ओलंपियाड कल्चरल एंड परफॉर्मिंग आर्ट में स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया, तो दोस्तों ठोक के आना, पेपर में छेद कर देना, तनिष्का श्रीवास्तव ने प्राप्त किया है। और यह 10वां ओलंपियाड कल्चरल एवं परफॉर्मिंग आर्ट, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो दोस्तों याद रखना आप लोग कि इसका आयोजन जो है वो दुबई में किया गया था, जिसमें तनिष्का श्रीवास्तव ने जो है वह स्वर्ण पदक प्राप्त किया। जयपुर निवासी है। जो दोस्तों पूछा जाए कि राजस्थान में ये जो तनिष्का श्रीवास्तव है इनका संबंध कहां से है, तो दोस्तों इनका संबंध जो है वो जयपुर की है और जयपुर की रहने वाली है यह तनिष्का श्रीवास्तव। 12 वर्षीय कथक नृत्यांगना। जो दोस्तों यह कथक नृत्यांगना है, तनिष्का श्रीवास्तव जो है वह सिर्फ 12 वर्ष की एक कथक नृत्यांगना है जो कि 10वें ओलंपियाड कल्चरल एंड परफॉर्मिंग आर्ट में स्वर्ण पदक लेकर आई थी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थी दोस्तों चर्चा तनिष्का श्रीवास्तव के बारे में। अगली खबर देखना अपने पास में, डिजिटल सेवाओं में राजस्थान देश में प्रथम। जो दोस्तों डिजिटल माध्यम से, जी हां दोस्तों, डिजिटल माध्यम से सेवाओं की सर्विस डिलीवरी में अपने नागरिकों को डिजिटल रूप से सेवाएं प्रदान करने में, यानी कि ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में अपने नागरिकों को राजस्थान पूरे के पूरे देश में जो है वो प्रथम स्थान पर आ गया है। एक बार फिर से आपनो राजस्थान ने टॉप किया है और इस बार किसमें टॉप किया अपने पास में, तो डिजिटल माध्यम से सेवाएं प्रदान करने में अपने नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर आ गया। क्या थी खबर देखना, डिजिटल माध्यम से सेवाओं की सर्विस डिलीवरी में राजस्थान देश में सिरमौर राज्य बन गया। पूछा जाए दोस्तों डिजिटल माध्यम से सेवाओं की सर्विस डिलीवरी में पूरे देश में कौन सा राज्य जो है वह प्रथम स्थान पर है, तो दोस्तों आप लोग सीधा आव देखना न ताव, सीधा ठोक देना अपने पास में, राजस्थान जो है वह प्रथम स्थान पर है। और क्या था दोस्तों, राज्य में कुल 1 लाख ई मित्र संचालित है। जो दोस्तों पूरा जो राजस्थान है उसमें कितने ई मित्र संचालित है, तो याद रखना राज्य में कुल 1 लाख ई मित्र संचालित है, जबकि देश में यह आंकड़ा 3 लाख ई मित्र का। जो दोस्तों पूरा जो देश है, पूरे भारत में लगभग 3 लाख ई मित्र संचालित हो रहे हैं, उसमें से 1 लाख ई मित्र अकेले राजस्थान में संचालित हो रहे हैं। मतलब देश के 1/3 ई मित्र जो है वो अकेले राजस्थान में संचालित हो रहे हैं। इसलिए राजस्थान जो है डिजिटल माध्यम से सेवाएं प्रदान करने में, अपने नागरिकों को डिजिटल रूप से सेवाएं प्रदान करने में पूरे देश में प्रथम स्थान पर आ गया अपने पास में। राजस्थान में पूरे देश के 1/3 ई मित्र संचालित हो रहे हैं। जो दोस्तों याद रखना कि पूरे देश के 1/3 ई मित्र यानी कि 33%, कितने दोस्तों, पूरे के पूरे 33% ई मित्र जो है वो अकेले राजस्थान में संचालित हो रहे हैं। ये थी दोस्तों चर्चा, डिजिटल सेवाओं में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर आ गया। अगली खबर देखना दोस्तों, राजस्थान डिजीफेस्ट 2022, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। डिजीफेस्ट 2022 वन रक्षक परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा गया था और एक बार फिर से प्रबल संभावना है कि किसी न किसी परीक्षा में इस राजस्थान डिजीफेस्ट 2022 से प्रश्न पूछा जाएगा। वन रक्षक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान डिजीफेस्ट 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था, तो दोस्तों इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। देखते हैं क्या थी यह चर्चा। तो आयोजन राजस्थान डिजिटल फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया था, तो दोस्तों याद रखना कि राजस्थान डिजिटल जो फेस्टिवल है डिजीफेस्ट, इसका आयोजन जो है वो जयपुर में किया गया था। कहां पर किया गया था, जयपुर में किया गया था। और कब किया गया था, तो तारीख भी दोस्तों आप लोग नोट कर लेना कि 19 और 20 अगस्त 2022 को इस डिजीफेस्ट 2022 का आयोजन जो है वह राजधानी जयपुर में किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा आयोजित किया गया था। यह भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर भी आप लोग 5 स्टार डालना कि राजस्थान डिजीफेस्ट जो है इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों ठोक के आना, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जो है उसके द्वारा इस डिजीफेस्ट का आयोजन किया गया था। उद्देश्य क्या था इस डिजीफेस्ट का, तो तकनीक एवं उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा देना। जो दोस्तों टेक्नोलॉजी और उद्यमिता है उस क्षेत्र में युवाओं को, राजस्थान के युवाओं को बढ़ावा देने के लिए इस डिजीफेस्ट का आयोजन किया गया था। क्योंकि यदि युवाओं को दोस्तों तकनीक के माध्यम से जोड़ दिया गया तो दोस्तों उन्हें रोजगार अवसर ज्यादा मिलेंगे अपने पास में। तो तकनीक एवं उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए इस राजस्थान डिजिटल फेस्टिवल 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया था 19 और 20 अगस्त 2022 को। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। क्या थी दोस्तों इस डिजिटल फेस्टिवल से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें, तो आर्केड का उद्घाटन। जो दोस्तों इस राजस्थान डिजीफेस्ट का आयोजन किया गया था जयपुर में, इसी डिजीफेस्ट के दौरान आर्केड का उद्घाटन किया गया था। और पूछ लिया जाए कि आर्केड का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो दोस्तों ठोक के आना, जयपुर में इस आर्केड का उद्घाटन किया गया था। और इस आर्केड का पूरा नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आर्केड का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों याद रखना राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या है इस आर्केड का पूरा नाम, तो राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वह इसका पूरा नाम है। और पूछ लिया जाए राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर
आर्केड जो है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया, तो जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया था। 20 अगस्त 2022 को सीएम द्वारा उद्घाटन किया गया। जो दोस्तों 20 अगस्त 2022 कब किया गया, 20 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इस आर्केड का उद्घाटन जो है वह किया गया। और 20 अगस्त के दिन ही अपने पास में क्यों किया गया, तो यह भी याद रखना दोस्तों आप लोग, 20 अगस्त जो है उस दिन राजीव गांधी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई जाती है इस 20 अगस्त के दिन। और इस 20 अगस्त के दिन राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है, 20 अगस्त को। तो इस 20 अगस्त को जो है वह अपने पास में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी 20 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री के द्वारा आर्केड का उद्घाटन जयपुर में किया गया था। उद्देश्य क्या है दोस्तों इस आर्केड का, तो स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना। जो दोस्तों ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने स्नातक कर लिया यानी कि ग्रेजुएट हो गए हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस आर्केड का उद्घाटन जयपुर में किया गया था। घोषणा 2021-22 के बजट में, जो दोस्तों 2021-22 का बजट था उसमें मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी कि राजस्थान में आर्केड जो है उसकी स्थापना जयपुर में की जाएगी। और इसी को तय करते हुए आर्केड की स्थापना जयपुर में कर दी गई है। ये थी दोस्तों चर्चा। और क्या महत्वपूर्ण जानकारी थी इसके बारे में, डिजीफेस्ट 2022 के महत्वपूर्ण तथ्य। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों, तो वेब माई वे राजकीय क्षेत्र में पहला वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। पूछा जाए कि राजकीय क्षेत्र का पहला वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो दोस्तों वेब माई वे है। या फिर पूछ लिया जाए आपसे कि वेब माई वे क्या है, तो वह एक वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है जहां पर वेबसाइट का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन ये दोस्तों वेब माई वे है वह राजकीय क्षेत्र का, जी हां सरकारी क्षेत्र का पहला वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है यह वेब माई वे। किसी भी विभाग की वेबसाइट कम समय में बनाई जा सकती है। जो दोस्तों क्या उपयोग है इस वेब माई वे का, तो राजकीय क्षेत्र का वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट का निर्माण किया जा सकता है। और राजस्थान सरकार का कोई भी विभाग है उसकी वेबसाइट बहुत ही कम समय में इस वेब माई वे के द्वारा बनाई जा सकती है अपने पास में। अगली खबर क्या थी, विस्रोन। क्या था विस्रोन, तो भारत में बनाया गया पहला कृषि ड्रोन। पूछ लिया जाए कि भारत में बनाए गए पहले कृषि ड्रोन का नाम क्या था, तो विस्रोन जो है वह भारत में बनाया गया पहला कृषि ड्रोन है। इस कृषि ड्रोन का प्रयोग कृषि कार्यों में किया जा सकता है। तो विस्रोन भारत में बनाया गया पहला कृषि ड्रोन है। और क्यों चर्चाओं में था, तो राजस्थान डिजीफेस्ट 2022 में इसको प्रदर्शन किया गया था इस विस्रोन का अपने पास में, जो कि भारत का पहला कृषि ड्रोन है अपने पास में। ये थी दोस्तों चर्चा। वेब माई वे राजकीय क्षेत्र का पहला वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर नोट करना, और विस्रोन भारत में बनाया गया पहला कृषि ड्रोन जिसका प्रदर्शन डिजीफेस्ट 2022 में किया गया था। ये थी दोस्तों चर्चा। अगली खबर देखना अपने पास में क्या थी, राज्य में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू कर दी गई। जो दोस्तों राजस्थान है उसमें बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू कर दी गई। घोषणा बजट 2022-23 में, जो दोस्तों वर्ष 2022-23 का बजट है उसमें घोषणा की गई थी कि राजस्थान में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की जाएगी। और उसी क्रम में राजस्थान में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू कर दी गई थी अपने पास में। क्यों लागू की गई, ऐसी बालिकाएं और महिलाएं जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं जा सकती, उन्हें दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा। क्यों लाई गई दोस्तों यह योजना, कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी बालिकाएं और महिला, जी हां ऐसी बालिकाएं और महिलाएं जो कि विभिन्न कारणों से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जो है वह नहीं जा सकती और उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती, उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूरस्थ माध्यम से किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाएगी दोस्तों, तो दूरस्थ माध्यम से यानी कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा उन्हें उच्च शिक्षा से जोड़ दिया जाएगा। उन बालिकाओं और महिलाओं को जो कि नियमित रूप से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती है। प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए संस्थानों को की गई फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। जो दोस्तों ये याद रखना आप लोग कि इसके तहत जो है जो दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालिकाएं और महिलाएं जिस फीस को देगी अपने पास में शिक्षा संस्थानों को, उस फीस का पुनर्भरण किसके द्वारा किया जाएगा, तो राजस्थान सरकार के द्वारा उस फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। यह थी दोस्तों अपने पास में राज्य में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। क्यों लाई गई, ऐसी बालिकाएं और महिलाएं जो कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय नहीं जा पाती वो दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर पाएगी, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा उन्हें उच्च शिक्षा से जोड़ दिया जाएगा। प्रदेश की बालिका और महिलाओं में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो फीस देती है, जो
दोस्तों डिस्टेंस लर्निंग प्राप्त करने के लिए बालिकाएं और महिला शिक्षण संस्थानों को जो फीस देती है उस फीस का पूरा पुनर्भरण 100% पुनर्भरण राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाएगा। यह थी दोस्तों बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना जिसको राजस्थान में लागू कर दिया गया। अगली खबर देखना, राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यहां से प्रश्न पूछा गया था अपने पास में वन रक्षक परीक्षा में कि राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण क्या थी दोस्तों सारी की सारी खबर। तो कब किया गया राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण, कब किया गया? तो दोस्तों तारीख याद रखना, पूछा जा सकता है राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण कब किया गया। तो दोस्तों तारीख को नोट करना, 26 अगस्त 2022 के दिन इस राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण किया गया। उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका? महिला समानता दिवस के अवसर पर। जो दोस्तों 26 अगस्त के दिन ही क्यों किया गया? तो नोट करना कि 26 अगस्त जो है उस दिन महिला समानता दिवस बनाया जाता है, और 26 अगस्त के दिन क्योंकि महिला समानता दिवस था इसलिए राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण किया गया। उद्देश्य क्या है इस महिला निधि का लोकार्पण करने का? तो महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए, जो दोस्तों महिलाएं हैं राजस्थान की, उनकी सामाजिक उन्नति के लिए और उनकी आर्थिक उन्नति के लिए इस राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण 26 अगस्त 2022 के दिन किया गया था। तेलंगाना के बाद राजस्थान देश का दूसरा राज्य बना जहां महिला निधि की स्थापना की गई। जो दोस्तों पूरे भारत का पहला राज्य जहां पर इस प्रकार की महिला निधि की स्थापना की गई थी वो कौन सा था दोस्तों? तो लिखना आप लोग कि तेलंगाना जो है वह देश का पहला राज्य था जहां पर इस प्रकार की महिला निधि की स्थापना की गई है। और भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना जहां पर इस प्रकार की महिला निधि की स्थापना की गई? तो दोस्तों ठोकना कि राजस्थान जो है पहला राज्य जो था महिला निधि की स्थापना करने वाला वो था अपने पास में तेलंगाना, जबकि दूसरा राज्य कौन सा है इस महिला निधि की स्थापना करने वाला वो है दोस्तों अपने पास में राजस्थान। यह था दोस्तों राजस्थान में राज्य महिला निधि का लोकार्पण कब किया गया? 26 अगस्त 2022 को। क्या था? महिला समानता दिवस था। उस दिन क्यों किया गया? महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए किया गया। महिला निधि की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तेलंगाना, और दूसरा राज्य था अपने पास में राजस्थान, और राजस्थान में भी इस महिला निधि की स्थापना करने के लिए तेलंगाना के द्वारा सहयोग लिया गया था। जी हां दोस्तों, इसके लिए तेलंगाना के द्वारा राजस्थान ने सहयोग किया था और तेलंगाना की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। और पूछा गया था दोस्तों वन रक्षक परीक्षा में कि राजस्थान ने इसकी स्थापना के लिए कौन से राज्य से सहयोग और सहायता ली थी? तो दोस्तों उसका उत्तर तेलंगाना था। यह थी दोस्तों अपने पास में राजस्थान राज्य महिला निधि जिसका लोकार्पण कर दिया गया। अगला देखना, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को राष्ट्रीय पुरस्कार। जो दोस्तों राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है उसको राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। अक्षय ऊर्जा निगम को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार कितने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को। तो 5 राष्ट्रीय अवार्ड जो है वो दिए गए, 5 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। क्यों दिए गए? सौर एवं अक्षय ऊर्जा की स्थापना एवं स्थापित क्षमता में सर्वाधिक वृद्धि के लिए। क्यों दिए गए दोस्तों यह पुरस्कार अक्षय ऊर्जा निगम तो सौर एवं अक्षय ऊर्जा की स्थापना। जी हां दोस्तों, सौर एवं अक्षय ऊर्जा की स्थापना करने के लिए और स्थापित क्षमता में सर्वाधिक वृद्धि करने के लिए अक्षय ऊर्जा निगम को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। कितने पुरस्कार प्रदान किए गए थे दोस्तों? 5 राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वह प्रदान किए गए थे। बात करें दोस्तों अक्षय ऊर्जा निगम के बारे में, किसके बारे में दोस्तों? अक्षय ऊर्जा निगम के बारे में। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो नोट करना 9 अगस्त 2002 को। कब हुई थी अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना? तो 9 अगस्त 2002 वो दिन था जब राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जो है उसकी स्थापना की गई थी। और कौन सी संस्थाओं को मिलाकर इस अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई थी? तो एक तो था दोस्तों रेडा। कौन था दोस्तों? एक तो था अपने पास में रेडा यानी कि राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इस राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी अपने पास में। और एक था दोस्तों आरएसपीसीएल। एक था दोस्तों आरएसपीसीएल यानी कि राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी अपने पास में। और इन दोनों संस्थाओं को मिला दिया गया, एक तो था रेडा और एक आरएसपीसीएल। रेडा यानी कि राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जिसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी, और आरएसपीसीएल यानी कि राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसकी स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना जो है 9 अगस्त 2002 के दिन की गई थी। इसको थोड़ा दोस्तों करेक्शन करना, 9 अगस्त 2002 के दिन राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई थी। और अभी दोस्तों इस राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं दोस्तों? 5 राष्ट्रीय
पुरस्कार जो है वह अपने पास में मिले हैं। और क्यों मिले हैं, तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना करने के लिए और स्थापित क्षमता में सर्वाधिक वृद्धि करने के लिए 5 राष्ट्रीय पुरस्कार अक्षय ऊर्जा निगम को दिए गए हैं अपने पास में। बात करें दोस्तों राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति के बारे में कि राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति जो है वह कब आई थी, तो याद रखना दोस्तों राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति जो है वर्ष 2019 में आई थी। कब आई थी सौर ऊर्जा नीति, वर्ष 2019 में आई थी। इसके अलावा दोस्तों पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति, जो दोस्तों पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति जो है वह कब आई थी अपने पास में, राजस्थान में पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति। तो दोस्तों याद रखना यह पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति जो है वह भी अपने पास में वर्ष 2019 में आई थी। यह पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति यानी विंड एनर्जी पॉलिसी, यह भी वर्ष 2019 में आई थी। दोस्तों राजस्थान में सौर ऊर्जा जो है उसकी कुल क्षमता कितनी है दोस्तों, सौर ऊर्जा जो है उसकी कुल क्षमता है वह है दोस्तों 142 गीगावाट। कितनी है राजस्थान में कुल सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 142 गीगावाट है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में कुल पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है, तो यह याद रखना दोस्तों पवन ऊर्जा जो है उसकी कुल क्षमता राजस्थान में 127 गीगावाट है, यानी कि 127 गीगावाट कुल पवन ऊर्जा क्षमता है राजस्थान की, जिसका उत्पादन राजस्थान में किया जा सकता है। ये थी दोस्तों चर्चा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। 9 अगस्त 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। रेडा और आरएसपीसीएल को मिलाकर रेडा की स्थापना 1985 में हुई थी और आरएसपीसीएल की स्थापना 1995 में हुई थी। 5 राष्ट्रीय पुरस्कार इसको दिए गए थे। राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति 2019 में आई थी। पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 में आई थी। राजस्थान में सौर ऊर्जा की कुल क्षमता 142 गीगावाट है। पवन ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 127 गीगावाट है। इसके अलावा दोस्तों पूरे भारत में 10 गीगावाट, जी हां दोस्तों 10 गीगावाट, कितनी 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने वाला, नोट करना दोस्तों पूरे भारत में 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने वाला पूरे देश का पहला राज्य है राजस्थान। और देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता में 20% योगदान कितना देता है दोस्तों, पूरे देश की कुल सौर ऊर्जा उत्पादन में 20% योगदान देता है अपने पास में राजस्थान। और सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की स्थापना कहां पर की गई है, तो वो राजस्थान में की गई है। यह है दोस्तों चर्चा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली खबर देखना दोस्तों, अगली खबर क्या थी अपने पास में कि मधुकर गुप्ता क्यों चर्चाओं में थे। मधुकर गुप्ता तो राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। पूछ लिया जाए कि हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं, तो मधुकर गुप्ता जो हैं वह हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं और प्रेम सिंह मेहरा का स्थान लिया। जो दोस्तों मधुकर गुप्ता है उनसे पहले प्रेम सिंह मेहरा जो थे राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, लेकिन उन प्रेम सिंह मेहरा के स्थान पर अब मधुकर गुप्ता जो है राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं अपने पास में। राजस्थान के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे दोस्तों, राजस्थान के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पास में अमर सिंह राठौड़। कौन थे दोस्तों, अमर सिंह राठौड़ जो है राजस्थान के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे अपने पास में अमर सिंह राठौड़। नोट करना दोस्तों, अमर सिंह राठौड़ जो है वह राजस्थान के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। और यह राजस्थान निर्वाचन आयोग जो होता है दोस्तों वह एक संवैधानिक आयोग है, क्योंकि इसका उल्लेख जो है भारत के संविधान में किया गया। यह थी दोस्तों चर्चा, मधुकर गुप्ता राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं और स्थान किसका लिया, तो प्रेम सिंह मेहरा का स्थान लिया। अगला देखना दोस्तों, प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह क्यों चर्चाओं में थे। यह प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह अपने पास में तो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति बने हैं। पूछ लिया जाए हाल ही में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के नए कुलपति कौन बने हैं, तो दोस्तों याद रखना प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह। नोट कर लेना, प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह जो है तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के नए कुलपति बने। प्रोफेसर सुधीर राजीव, ये क्यों चर्चाओं में थे दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखना। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय कहां पर है दोस्तों, यह हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय तो यह अपने पास में जयपुर में स्थित है। और हाल ही में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं, तो याद रखना सुधीर राजीव। दोस्तों याद रखना राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं अपने पास में संतोष कुमार सिंह, जबकि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय इसके कुलपति बने हैं अपने पास में प्रोफेसर सुधीर राजीव। पूछा जा सकता है दोस्तों यहां से प्रश्न। अगली खबर देखना, अगली खबर क्या थी, विभिन्न संस्थाओं के नए अध्यक्ष नियुक्त। राजस्थान सरकार जो थी उसने दोस्तों अगस्त 2022 में विभिन्न संस्थाओं में नए अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए। कौन कौन नियुक्त किए गए, राजस्थान संस्कृत अकादमी कहां पर स्थित है, जीके की दृष्टि से भी दोस्तों याद रखना कि यह राजस्थान संस्कृत अकादमी जो है वह अपने पास में जयपुर में स्थित है। और इस राजस्थान संस्कृत अकादमी की अध्यक्ष कौन बनी है, तो नोट करना दोस्तों राजस्थान संस्कृत अकादमी जो है उसकी अध्यक्ष बनी है अपने पास में सरोज कोच्चर। कौन बनी है दोस्तों, सरोज कोच्चर जो है
इस राजस्थान संस्कृत अकादमी की अध्यक्ष बनी है, पूछा जा सकता है। हाल ही में राजस्थान संस्कृत अकादमी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों ठोक के आना, सरोज कोचर बनी है। अगला देखना दोस्तों, राजस्थान उर्दू अकादमी। राजस्थान उर्दू अकादमी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हुसैन रजा खान। नोट करना दोस्तों, राजस्थान उर्दू अकादमी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों लिखना हुसैन रजा खान जो है वह इस राजस्थान उर्दू अकादमी के अध्यक्ष बने हैं। और दोस्तों यह राजस्थान उर्दू अकादमी कहां पर स्थित है? तो यह आप लोग नोट करना कि राजस्थान उर्दू अकादमी जो है वह अपने पास में जयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है राजस्थान उर्दू अकादमी? जयपुर में स्थित है। राजस्थान संस्कृत अकादमी है वो भी अपने पास में जयपुर में है, उसकी अध्यक्ष बनी है सरोज कोचर। और राजस्थान उर्दू अकादमी यह भी जयपुर में है और इसके अध्यक्ष बने हैं हुसैन रजा खान। दोस्तों हुसैन की रजा पूरी हो गई है और वो राजस्थान उर्दू अकादमी के अध्यक्ष बन गए हैं। दोस्तों ये जो राजस्थान उर्दू अकादमी है उसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1979 में। कब हुई? 1979 में इस राजस्थान उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी, जो कि अपने पास में जयपुर में स्थित है। अगला देख लीजिए दोस्तों, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। कहां पर है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी? तो ये भी आप लोग नोट करना कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जो है वो अपने पास में जोधपुर में स्थित है। पूछा जाए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां पर स्थित है? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में स्थित है। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जो है उसकी नई अध्यक्ष कौन बनी है अपने पास में? तो बिनाका मालू। कौन बनी है दोस्तों? बिनाका मालू जो है वह इस राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की नई अध्यक्ष बनी है। दोस्तों याद रखना आप लोग, इस राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में स्थित है। लेकिन दोस्तों एक चीज में आप कंफ्यूज मत होना, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी आया तो जोधपुर ठोक के आना, लेकिन राजस्थान संगीत नाटक संस्थान, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान संगीत नाटक संस्थान कहां पर स्थित है? तो यह नोट करना कि राजस्थान संगीत नाटक संस्थान जो है वो जयपुर में स्थित है। ये थी दोस्तों चर्चा। अगला देखना, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। कहां पर स्थित है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी? तो ये बीकानेर में स्थित है। और इस राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जो है उसके अध्यक्ष बने हैं शिवराज संघाणी। नाम आ जाएगा राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ठोक के आना दोस्तों, शिवराज संघाणी जो है वह इसके अध्यक्ष बने हैं। अगला देखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी। कहां पर स्थित है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी? तो दोस्तों नोट करना यह अपने पास में जयपुर में स्थित है। और इस पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जो है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं हाल ही में? तो नोट करना, इकराम राजस्थानी। कौन बने हैं दोस्तों इस पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष? तो इकराम राजस्थानी जो है वह अपने पास में इसके नए अध्यक्ष बने हैं। ये दोस्तों जो खबर है अपने पास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में इस संस्था के नए अध्यक्ष कौन बने हैं या फिर यह संस्था अपने पास में कहां पर स्थित है। दोस्तों एक बार वापस से देखना, राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर सरोज कोचर, राजस्थान उर्दू अकादमी जो कि जयपुर में है हुसैन रजा खान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जो कि जोधपुर में है बिनाका मालू इसकी अध्यक्ष बनी है, और राजस्थान संगीत नाटक संस्थान जो है वह जयपुर में स्थित है। इसके अलावा राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जो कि बीकानेर में स्थित है उसके अध्यक्ष बने शिवराज संघाणी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जो कि जयपुर में स्थित है उसके अध्यक्ष बने हैं दोस्तों इकराम राजस्थानी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यह खबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये थी दोस्तों चर्चा आज की हमारी करंट अफेयर्स की। इसी के साथ दोस्तों अगस्त 2022 का जो राजस्थान करंट अफेयर्स जो है वो अपने पास में पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। अगर आप लोग जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो सारथी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर दोस्तों आप लोग इसकी पीडीएफ जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना और इस सेशन को शेयर कर देना। दोस्तों इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, धन्यवाद।